माँ की दोस्त के साथ रहने के बाद मुझे न सिर्फ उसकी योगा वाली अदाओं का सामना करना पड़ता था, बल्कि हर समय उसके अचानक टेस्ट लेने से भी बचना पड़ता था। यहाँ तक कि उसके आसपास की शादीशुदा खूबसूरत महिलाएं भी मुझ पे लाइन मारती थी, और इसकी वजह ये थी कि माँ नहीं चाहती थी कि मैं कॉलेज में कोई गलती करूँ और उन्हें जल्दी दादी बना दूं। इसीलिए उन्होंने मुझे अपनी सबसे अच्छी दोस्त सिंह यीसान के पास छोड़ दिया। आंटी सिंह खूबसूरत भी थी, दिल की अच्छी भी और बहुत समझदार भी, लेकिन एक कमी थी, वो मुझे हमेशा बच्चा समझती थी। कुछ भी करने में शर्म नहीं करती थी। हर सुबह उठते ही सबसे पहले योगा करती थी। हालांकि उनकी उम्र अब जवान नहीं रही थी, लेकिन उनकी बॉडी अब भी कमाल की थी और उनका स्वभाव एक शरारती लड़की जैसा था। शायद इसकी वजह ये थी कि अमीर बनने के बाद वो हमेशा घर पर हाउसवाइफ बन के रही। सुना था कि उन्होंने कई साल पहले बहुत सारा पैसा कमा लिया था और उनके पति भी एक बड़े बिजनेसमैन थे। उन्होंने पैसे मिलने के बाद एक बड़ा मौका देखा और अपनी जवान पत्नी को छोड़कर अफ्रीका में इन्वेस्ट करने चले गए। वो हर साल करोड़ों रुपए कमाते हैं, इसलिए आंटी सिंह ने खुद पैसा संभालना भी छोड़ दिया। घर के सारे पैसों की जिम्मेदारी अपने पति को दे दी। लेकिन आज अचानक एक फोन आने के बाद उनकी मानो दुनिया ही टूट गई। पता नहीं फोन पर क्या कहा गया, लेकिन आंटी सिंह का चेहरा एकदम सफेद पड़ गया। उनके आंसू रुक ही नहीं रहे थे। उन्होंने अपने पति झाओ रोंगुओ को जानवर कहा और गुस्से में फोन काट दिया। फिर टेबल पर सिर रख के जोर जोर से रोने लगी। वो सच में बहुत दुखी लग रही थी। मैं कुछ सेकंड तक समझ नहीं पाया कि क्या हुआ। फिर जल्दी से जाकर उन्हें गले लगाकर दिलासा दिया। आंटी सिंह, क्या हुआ? जो आंटी हमेशा हंसती खेलती रहती थी, वो इस समय बिल्कुल टूटी हुई लग रही थी। उनका पूरा शरीर आंसुओं से भीगा हुआ था। काफी देर बाद तब जाकर उन्होंने खुद को संभाला और बैठ गई। फिर मुझे पूरी बात बताई। सुनकर मैं भी हैरान रह गया। असल में झाओ रोंगुओ की अफ्रीका वाली फैक्ट्री युद्ध में फंस गई थी और उस पर बहुत बड़ा कर्ज चढ़ गया था। लेकिन वो अब समस्या सुलझाने के बजाय पिछले एक महीने से देश में लोगों को धोखा देकर पैसा जुटा रहा था और उसने आंटी सिंह के ही नाम पर 50 मिलियन का लोन लिया था। यहाँ तक कि घर और गाड़ियां भी चुपके से गिरवी रख दी और आखिर में कुछ स्थानीय प्रेमिकाओं को लेकर वो भाग गया। जब लोन देने वाले उसे कांटेक्ट नहीं कर पाए तो वो लोग आंटी सिंह के ही पास आ गए। मोबाइल पर बैंक की आखिरी चेतावनी भी दिखाई दे रही थी। अगर 1 करोड़ रुपए की बकाया रकम नहीं चुकाई गई तो अगले दिन सुबह 8 बजे बंगला सील कर दिया जाएगा। तभी आंटी सिंह को जैसे कुछ याद आया। उन्होंने गुस्से में फोन उठाने की कोशिश करी। वो कमीना अगर हाथ लग गया ना तो मैं उसे खुद जान से मार दूंगी। लेकिन गुस्से में जोर ज्यादा लग गया और वो सीधे मेरी बाहों में गिर पड़ी। मैंने जल्दी से उन्हें संभाला और कहा, आंटी सिंह शांत हो जाइए। थोड़ी देर बाद वो शांत हो गई। ये लोन आधे साल पुराना है, मतलब उसने पहले से ही सब प्लान कर रखा था। अब पुलिस में शिकायत करने का भी कोई फायदा नहीं होगा। कल ही घर सील होने वाला है। अभी सबसे जरूरी यह है कि पूरे लोन का हिसाब समझा जाए। मेरी बात सुनकर उनके चेहरे पर एक निराशा छा गई। ऐसा लग रहा था कि जैसे उनकी आत्मा ही निकल गई हो। आधे घंटे बाद हमने पूरा घर छान मारा। घर और गाड़ी के सारे कागज पहले ही गायब थे। साफ था कि सब गिरवी रखा जा चुका था। यहाँ तक कि बैंक के कई कार्ड भी खाली पड़े थे और आंटी सिंह पर कुल मिलाकर करीब 57 मिलियन रुपयों का कर्ज था, जिसमें से 20 मिलियन तो एक हफ्ते के अंदर चुकाने थे। वो सोफे पर बैठ गई। उनकी टूटी हुई हालत देखकर मेरा दिल दुख रहा था। मुझसे अब रहा नहीं गया। मैंने अपनी कई सालों की बचत के 2 लाख से ज्यादा रुपए निकाल लिए। आंटी सिंह, ये मेरे मैच और टूर्नामेंट से बचाए हुए पैसे हैं। फिलहाल आप इन्हें इस्तेमाल कर लीजिए, बाकी का रास्ता हम मिलकर निकालेंगे। तभी अचानक मेरे दिमाग में एक मिस्टीरियस आवाज गूंजी। पता चला है कि होस्ट ने दिल खोलकर मदद करी है। रोज एक अच्छा काम सिस्टम अब एक्टिवेट हो रहा था। होस्ट हर अच्छे काम के बदले एक अनोखा इनाम पाएगा। कृपया अच्छे काम करते रहिए। मैं एक पल के लिए हैरान रह गया था, फिर समझ आया मुझे सुपर पावर मिल गई थी। हालांकि इस सिस्टम का नाम थोड़ा अजीब लग रहा था। मैंने आंटी सिंह की तरफ देखा और मेरे होठों पर हल्की मुस्कान आ गई। आंटी सिंह ने कार्ड और मेरा चेहरा देखा और इमोशनल होकर रो पड़ी। वो दौड़ कर आई और मुझे कसकर गले लगा लिया। सब मेरी गलती है, मैंने तुम्हें ही परेशानी में डाल दिया। खैर, मैं अभी भी सिस्टम वाली खुशी से बाहर नहीं आया था। मेरी सांसों में उनकी खुशबू भर गई थी। तब मैंने गहरी सांस ली और खुद को शांत रखा। फिर उन्हें समझाते हुए कहा, ऐसा मत कहिए, आप माँ की सबसे अच्छी दोस्त है, मतलब मेरी भी अपनी है। करोड़ों का कर्ज है तो क्या हुआ, हम धीरे धीरे चुका देंगे। एक दिन में नहीं हुआ तो 1 महीने में, और अगर 1 महीने में नहीं हुआ तो 10-20 साल में, लेकिन हम एक दिन सब चुका देंगे। वो अपने आंसू पोंछकर हल्का सा मुस्कुराई, फिर सर उठाकर बोली, अभी तो तुम सिर्फ 18 साल के हो और मैं तो अब बूढ़ी हो गई हूँ। मेरी बातों से उनका हौसला लौट आया। उनकी आंखों में फिर चमक दिखाई देने लगी। उन्होंने कहा, मैं शियाओ फेंग की बात मानूंगी, यानी मेरी। धीरे धीरे सब चुका देंगे। वो हल्के से पंजों पर उठी और उनके गर्म होठ मेरे कान को छू गए। मैं पहले अपने बैग और गहने बेच दूंगी, इतना कहकर वो ऊपर भाग गई। तभी अचानक मेरी आंखों के सामने सुनहरी रोशनी चमकी। सिस्टम की आवाज आई, होस्ट की नेक मदद को पहचान लिया गया है, इनाम एक्सरे जैसी दिखने वाली आंखें। मैं चौंक गया। मेरी आंखों के सामने का सीन अचानक बदल गया। ऐसा लग रहा था कि रुकावटें गायब हो गई हो। मैं फर्श के आर पार देख सकता था। मैंने अनजाने में ऊपर आंटी सिंह को ढूंढने के लिए देखा, लेकिन सबसे पहले डरावनी नसें, मांसपेशियां और हड्डियां
दिखी, मैं बुरी तरह घबरा गया। मैंने मन ही मन गाली दी, ये कैसी बेकार ताकत दे दी। फिर मैंने जल्दी जल्दी फोकस किया और उस पावर को इस्तेमाल करना सीखने लगा। योगा ड्रेस के आर पार मुझे आंटी शिंग की गोरी त्वचा दिखाई देने लगी। मैं तो ऊपर नीचे कुछ और भी देखने वाला था, लेकिन तभी मैंने अपने आप को रोका। बस रुक जा, मैंने तुरंत अपनी नजरें हटा ली। मुझे डर था कि खुद पर काबू न खो दूं। थोड़ी देर प्रयोग करने के बाद मुझे पता चला कि पलक झपकाकर इस शक्ति को ऑन ऑफ किया जा सकता है, मतलब जब चाहो तब देख सकते हो। मैं उत्साहित होकर पूरे घर में अपनी नजर दौड़ाने लगा, साथ में ये भी देखने लगा कि कहीं छुपे कमरे तो नहीं है। तभी अचानक मेरी नजर दीवार पर लगी एक पेंटिंग पर पड़ी। मुझे उसके पीछे कुछ गड़बड़ लग रही थी। मैंने तुरंत मुक्का मार दीवार तोड़ दिया और अंदर एक छोटा लकड़ी का डब्बा छिपा मिला। खोलकर देखा तो उसमें 12 सोने की ईंटें चमक रही थी। वाह, कितना छुपा कर रखा था। अगर ये एक्सरे आंखें ना होती तो शायद ये सोना कभी बाहर ही नहीं आता। मैंने अंदाजा लगाया, आज के हिसाब से इसकी कीमत करीब 8 मिलियन रुपए होगी। पक्का वो घटिया आदमी अपनी काली कमाई छुपा कर गया था। शायद जल्दी में इन्हें साथ नहीं ले जा पाया। मैं सोच रहा था कि ये बात मैं आंटी को बताऊं या नहीं, तभी ऊपर देखा आंटी पंजों के बल खड़ी अलमारी के ऊपर रखा ज्वेलरी बॉक्स निकाल रही थी और वो नजारा पूरी तरह ध्यान भटकाने वाला था। मैंने गहरी सांस ली, सोने का डब्बा उठाकर मैं सीधा ड्रेसिंग रूम में भाग गया। ड्रेसिंग रूम में आंटी जमीन पर बैठी थी, उनके सामने महंगे बैग और गहनों का ढेर पड़ा था। मैं उनके पास जाके बैठ गया और डिब्बा आगे बढ़ाया। आंटी, देखिए मुझे क्या मिला। उन्होंने खोलकर देखा तो उनकी आंखें हैरानी से बड़ी हो गई। कांपती आवाज में बोली, ये तुम्हें कहाँ से मिला? फैंग, कहीं तुमने बैंक तो नहीं लूट लिया? मैंने तुरंत सिर हिलाया, नहीं, ये स्टडी रूम की दीवार के अंदर छुपा था, काफी गहराई से छिपाया गया था। आंटी ने भौहें सिकोड़ ली और मेरा कान पकड़ लिया। स्टडी रूम में सीक्रेट जगह थी और मुझे पता ही नहीं था। कहीं तुम और वो कमीना मुझसे कुछ छुपा तो नहीं रहे थे? दर्द से मैं चिल्ला पड़ा, अरे आंटी छोड़िए, मैं कसम खाता हूँ मेरा उससे कोई लेना देना नहीं। बस मेरी किस्मत थी कि ये मुझे मिल गया। अगर मैं कहूँ कि मेरे पास एक्सरे जैसी आंखें हैं तो क्या आप मानोगी? उन्होंने आंखें सिकोड़ कर शरारती मुस्कान के साथ कहा, वाह, हमारा फैंग बड़ा होकर मजाक करना भी सीख गया। अगर तुम्हारे पास सच में एक्सरे आंखें हैं तो मतलब तुम मुझे रोज चोरी छुपे देखते रहते हो। तो बताओ मैंने कौन से रंग के कपड़े पहने हैं? इतना कहकर वो मेरे सामने घुटनों के बल बैठ गई और मुझे छेड़ने लगी। मैंने बेबस होकर हाथ फैला दिया। मन ही मन सोचा, सच बोलो तो साला कोई भरोसा ही नहीं करता। मैं एक तरफ उन्हें बेझिझक देख रहा था और दूसरी तरफ बहाना बना रहा था, अरे ऐसा कुछ नहीं है, आंटी इतनी खूबसूरत हैं कि कोई भी उन्हें देखना चाहेगा। मुझे बस लगा कि स्टडी रूम में कुछ छूटा हुआ होगा, इसलिए मैं वहां पर ढूंढने चला गया। लेकिन सच में वो सोना मिल गया। ये सुनकर उनका चेहरा हल्का लाल हो गया। उन्होंने हल्की खांसी करी, आंखों में थोड़ी घबराहट थी। बस इतनी सी बात? हाँ, बस इतनी सी बात। मेरी बात सुनकर थोड़ा सा मुस्कुराई, फिर उन्होंने मुझे गले लगा लिया। अच्छा है, मेरा फैंग सबसे अच्छा है, तुम्हें कभी बिगड़ना नहीं चाहिए। और हाँ, तुमने अभी कहा कि रोज मेरे बारे में सोचते हो, क्या मतलब है उसका? क्या वो कोई जल्दी से सो जाने वाली तकनीक है? उन्हें गले लगाने से मेरी सांस ही रुकने लगी। मैंने दबी हुई आवाज में बोला, आंटी मुझे सांस नहीं आ रही। तब जाकर कहीं उन्होंने मुझे शर्माते हुए छोड़ा। ध्यान हटाने के बाद उन्होंने एक सोने की ईंट उठाकर दीवार पर मार दी और गुस्से में बोली, उसने अपनी दूसरी और तीसरी औरतों पर पैसे उड़ाए और खुद के लिए पैसे छुपा कर रखे। ऊपर से उसने इतनी चालाकी से छुपाया भी, कमीना, अगर हाथ लग गया ना। उन्हें गुस्से से कांपते देख मैंने तुरंत नजरें हटा ली। मुझे थोड़ा चक्कर सा आने लग गया था। जब उनका गुस्सा थोड़ा शांत हुआ तो हमने फिर हिसाब लगाया। सोने और गहनों को मिलाकर करीब 10 मिलियन रुपए बन रहे थे। हालांकि पूरा लोन चुकाने के लिए ये काफी नहीं था, लेकिन फिलहाल राहत जरूर मिल सकती थी। काम खत्म होने के बाद आंटी ने माथे का पसीना पोंछा। इतनी देर से भागदौड़ कर रही हूँ, पूरा शरीर चिपचिपा हो गया है, मैं जाकर नहा लेती हूँ, तुम तब तक अपना जाके मन बहला लो। इतना कहने के बाद वो हाई हील पहनकर कमर लहराते हुए बाथरूम की तरफ चली गई। साथ ही धीरे धीरे बड़बड़ाने लगी, ये 10 मिलियन भी काफी नहीं है, थोड़ी देर में अपनी अमीर सहेलियों से मदद मांगनी पड़ेगी और अगर कुछ नहीं हुआ तो फैंग को ही अपनी खूबसूरती का फायदा उठाना पड़ेगा। वैसे भी वो इतना हैंडसम है, मेरी सहेलियों को तो ऐसे लड़के बहुत पसंद है। उसकी माँ ने बस प्यार करने से मना किया है, अगर सिर्फ दिखावे तक ही बात रहे तो शायद वो रूल्स तोड़ना नहीं माना जाएगा। ये तरीका आजमाया जा सकता है, अगर एक बार के 10 लाख ले तो गलत नहीं होगा, है ना? मेरी वो शरारती सहेलियां तो वैसे भी लड़कों की दीवानी है, बस प्यार करने की इजाजत नहीं है। मैं भी उसकी ये सारी बातें सुन रहा था। मुझे ऐसा लग रहा था कि वो शायद जानबूझकर मुझे सुनाने के लिए बोल रही है ये बातें। चलते चलते वो बार बार पीछे मुड़कर मुझे आंख मार रही थी और मुझे छेड़कर खुद ही खुश हो रही थी। उनकी मुस्कान इतनी शरारती थी कि होठ बंदी नहीं हो रहे थे। सच कहूँ तो अगर आंटी शिंग की उम्र सामने ना होती तो सिर्फ उनका चेहरा और बातें सुनकर कोई भी उन्हें बड़ी उम्र की महिला नहीं मानता। मुझे अपनी माँ की बात याद आ गई। उन्हें डर था कि मैं कॉलेज में प्यार व्यार में पड़ जाऊंगा
और वो जल्दी दादी बन जाएगी, इसीलिए उन्होंने अपनी सबसे करीबी दोस्त को मेरी देख रेख के लिए चुना था। लेकिन अब सोचकर हंसी आती है, माँ शायद समझ ही नहीं पाए कि असली मासूम कौन है और चालाक कौन, क्योंकि इस एक महीने में आंटी सिंह के सामने मैं सच में बिल्कुल सीधा साधा लड़का बन गया था। जब सारी टेंशन थोड़ी कम हुई तो आंटी सिंह फिर से अपने पुराने शरारती मूड में लौट आई। उनकी खुशी और पॉजिटिवनेस अब वापस आ गई थी। बाथरूम से पानी की आवाज आने लगी, वो नहाते हुए गुनगुनाने भी लगी थी। मैं मुस्कुराते हुए बैठा रहा, हालांकि कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन उनकी आवाज सुनना भी किसी खूबसूरत एहसास से कम नहीं था। लेकिन तभी अचानक सिस्टम की मिस्टीरियस आवाज फिर मेरे दिमाग में गूंजी। होस्ट द्वारा सोने की ईंट लौटाने की नेक भावना दर्ज की गई, इनाम शरीर की क्षमता में वृद्धि। सिस्टम की आवाज खत्म होते ही मुझे साफ महसूस हुआ कि मेरा शरीर पहले से ज्यादा ताकतवर हो गया है। ऐसा लग रहा था जैसे मेरी मांसपेशियां दोबारा बन रही हो। पूरा शरीर और ज्यादा फिट और मजबूत लगने लगा। सबसे ज्यादा खुशी मुझे इस बात की हुई कि मेरी पूरी शारीरिक क्षमता और ज्यादा बेहतर हो गई है। मैं ड्रेसिंग रूम में गया, ऐसा लग रहा था जैसे पूरा शरीर और ज्यादा एथलेटिक हो गया हो। मैंने कपड़े उतारकर आईने के सामने खुद को देखा। वाह, मैं खुद ही अपने फिदा हो रहा हूँ। मैं तो किसी ग्रीक गॉड के जैसा परफेक्ट दिख रहा था। सही बताओ तो मेरी बॉडी पहले से काफी अच्छी थी। उधर आंटी सिंह की गोरी त्वचा हल्की गुलाबी चमक लिए हुई थी। उनके शरीर से नहाने की बात की खुशबू आ रही थी। लगता था वो कपड़े लाना भूल गई थी, इसीलिए धीरे धीरे सर बाहर निकाल कर देख रही थी कि मैं गया या नहीं। लेकिन तभी उनकी नजर ड्रेसिंग रूम की तरफ पड़ गई। उस समय मैं उनकी तरफ पीठ करके खड़ा था। मेरी पीठ की मांसपेशियां साफ और मजबूत दिख रही थी। जैसे जैसे मैं अलग अलग पोज बना रहा था वैसे वैसे मसल और उभर कर दिखाई दे रही थी। उनमें पावर और अट्रैक्शन साफ साफ झलक रही थी। मुझे महसूस हो रहा था कि मेरी पर्सनैलिटी भी पहले से ज्यादा कमाल की हो गई है। मुझे एक अलग ही कॉन्फिडेंस महसूस हो रहा था। पूरा अंदाज ही बदल गया था। आईने में पड़ती रोशनी से मैंने देखा कि आंटी सिंह की नजरें जैसे वहीं रुक गई थी। उनकी आंखें अचानक बड़ी हो गई, चेहरे पर साफ हैरानी दिख रही थी। उनके हल्के खुले लाल होठ अब और ज्यादा आश्चर्य से खुल गए थे। वो तो कुछ पल के लिए पूरी तरह खो गई थी, मानो उन्हें होश ही नहीं रहा हो। फिर अचानक उनकी आंखों में घबराहट चमकी, चेहरा तेजी से लाल हो गया। उनके कान और गाल दोनों ही लाल पड़ गए थे, जैसे बिना सोचे समझे उन्होंने अनजाने में बोलना शुरू किया, अरे फेंग तुम ये क्या। लेकिन उनकी आवाज अटक गई। वो बहुत धीमी और कांपती हुई लग रही थी। मैंने आवाज सुनकर पीछे मुड़ के देखा और ऐसे पूछा जैसे कुछ हुआ ही ना हो, अरे आप ना चुकी। ये सुनते ही आंटी सिंह की आंखें और फैल गई। उनकी आंखों में साफ लिखा था, हे भगवान क्या ये सच में इंसान है। उन्होंने कहा अभी नहीं। इतना कहते ही आंटी सिंह ने फटाक से बाथरूम का दरवाजा बंद कर दिया। दरवाजे के उस पार होते हुए भी मुझे ऐसा लग रहा था जैसे वो दरवाजे से टिक कर तेज तेज सांस ले रही हो। उनका दिल भी बेकाबू होकर तेजी से धड़क रहा हो। मुझे यकीन था कि जैसे ही वो आंखें बंद करेंगी उनके दिमाग में बस मेरी ही तस्वीर घूमेगी। धीरे धीरे मुझे अंदर से बड़बड़ाहट सुनाई दी, हमारा छोटा फेंग तो सच में बड़ा हो गया, अब उसे छोटा नहीं बड़ा फेंग कहना पड़ेगा। नहीं 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 सिंह जीशान, ये तुम क्या सोच रही हो। बाथरूम के अंदर से पानी के छपाकों और उनकी परेशान आवाजें आने लगी। मैं अंदाजा लगा सकता था कि उनके दिमाग में कैसी उथल पुथल चल रही होगी। आखिर उनकी सबसे अच्छी दोस्त का बेटा था, लेकिन अगर सच में कुछ हो जाता तो मेरी माँ कभी उन्हें माफ नहीं करती। फिर रिश्ते भी अजीब हो जाएंगे। तुम मुझे आंटी बुलाओगे और मैं तुम्हारी माँ को समधन। मैं हल्का सा हंस पड़ा। बाथरूम का बंद दरवाजा और अंदर की हलचल देखकर मैंने अनजाने में खुद की तरफ देखा। सच कहूँ तो एक पल के लिए मन हुआ कि अंदर चला जाऊं, लेकिन थोड़ी देर सोचने के बाद मैंने खुद को रोक लिया, क्योंकि अभी सही समय नहीं था। हालांकि माहौल पूरी तरह मेरे पक्ष में था, लेकिन आंटी सिंह इस समय भावनाओं में बह रही थी। अगर बाद में उन्हें होश आता तो हमारे बीच का रिश्ता पूरी तरह खराब हो सकता था और वो मेरे लिए सबसे बड़ा नुकसान होता। मैं सिर्फ उनका साथ नहीं बल्कि उनका दिल जीतना चाहता था, क्योंकि अगर दिल मिल जाए तो बाकी सब अपने आप मिल जाता है। इसलिए मुझे जल्दी नहीं थी, क्योंकि इमोशन बिल्कुल स्प्रिंग जैसे होते हैं, जितना दबाओ उतनी ही तेजी से वापस उछलती है। जो नहाना आधे घंटे में खत्म हो सकता था, आंटी सिंह ने उसे 1.5 घंटे तक खींच दिया। शायद आखिरी 1 घंटा वो खुद को समझाने में ही लगी रही, लेकिन लगता था उसका ज्यादा असर नहीं हुआ। अंदर से बार बार उनकी परेशान आवाजें आ रही थी। जितना ही वो सीन को भूलने की कोशिश कर रही थी उतना ही वो दिमाग में और साफ होता जा रहा था। शायद उन्होंने खुद को मनाना भी शुरू कर दिया था। आखिरकार बाथरूम का दरवाजा खुला। आंटी सिंह ने गहरी सांस ली। लग रहा था वो काफी देर तक पानी में बैठी रही। इतनी देर नहाने की वजह से उनका शरीर थोड़ा ढीला और थका हुआ लग रहा था, जैसे पूरी ताकत निकल गई हो। शायद उन्होंने मन ही मन फैसला कर लिया था कि जो होना होगा वो होकर रहेगा। हर समय बचते रहना भी कोई हल नहीं है, इसलिए अब वो सब कुछ किस्मत पर छोड़ देना चाहती थी। उन्होंने शरीर से पानी पोंछा और बाथरोब पहनकर बाहर आ गई। थोड़ी देर बाद उन्होंने एक खूबसूरत ड्रेस पहनी जिसमें उनका शरीर और भी अट्रैक्टिव लग रहा था। उनकी खूबसूरती साफ झलक रही थी। पूरा अंदाज बहुत एलिगेंट था। थोड़ी देर बाद वो हाई हील पहन के नीचे आई। मैं हॉल में बैठा मोबाइल चला रहा था। जब मैंने उन्हें लाल चेहरे के साथ नीचे आते देखा तो जानबूझकर पूछा, आंटी सिंह आपका चेहरा इतना लाल क्यों है, क्या बुखार हो गया। उन्होंने हल्का सर झुका लिया। उनकी आंखों में घबराहट साफ दिख रही थी। वो मेरी आंखों में देखने की हिम्मत नहीं कर पा रही थी। बाथरूम
रूम का वेंटिलेशन खराब हो गया था। हाँ, खराब हो गया था। बहुत गर्मी लग रही थी। मैंने उनकी बात पकड़ी नहीं क्योंकि उनकी हर हरकत मेरे सामने साफ थी और शायद पहली बार मैंने उन्हें इतना शर्मीला और नाजुक देखा था। वो सच में बहुत प्यारी लग रही थी। मुझे अंदर ही अंदर जीत जैसा महसूस हो रहा था। अब उनकी नजरों में मैं शायद कोई छोटा बच्चा नहीं रहा। तभी उन्होंने धीरे से कहा, फेंग, आज तुम्हारी कोई क्लास है क्या? मुझे थोड़ा काम है, मैं चाहती हूँ कि तुम मेरे साथ चलो। उनकी आवाज हल्की कांप रही थी। मैंने बताया कि आज मेरी कोई क्लास नहीं है और वैसे भी आंटी सिंह, आपने मुझे इतना खास इनाम दिया है तो मैं आपकी हर बात मानूंगा। बताइए क्या काम है? होली इनाम? कैसा इनाम? आंटी सिंह एक पल के लिए चौंक गई। फिर उन्होंने देखा कि मेरी नजर उनकी हाई हील्स पर टिक गई है। तभी उन्हें याद आया कि थोड़ी देर पहले उन्होंने मजाक में कहा था कि मुझे उनकी अलमारी नहीं छूनी है। वो शर्मा कर हल्का सा बोली और उनका चेहरा लाल हो गया। छी, तुम बहुत शरारती हो गए हो, सच में बिगड़ते जा रहे हो। तुम्हें बिल्कुल गंदा नहीं लगता? मैं हंसकर बोला, गंदा कहाँ, इसमें तो आपकी खुशबू है, बहुत अच्छी लगती है। अरे हमारा छोटा फेंग सच में बड़ा हो गया है। उन्होंने हल्की खांसी की। आंखों में घबराहट साफ दिखाई दे रही थी। लाल चेहरा उन्हें और भी खूबसूरत बना रहा था। वो, मैं जानती हूँ कि तुम अब बच्चे नहीं रहे। इस उम्र में ऐसी बातों को लेकर उत्सुक होना बिल्कुल नॉर्मल है, लेकिन वो सब बहुत गंदा होता है। मैं तो बस तुम्हें छेड़ रही थी, तुमने उसे सच कैसे मान लिया? अरे तुम्हारी उम्र में, यार मैं भी कभी तुम्हारी उम्र की थी। तुम बस एक गर्लफ्रेंड बना लो। इतना कहते ही उन्हें कुछ याद आया। उनका चेहरा अचानक बदल गया। अरे नहीं, तुम्हारी माँ ने तो तुम्हें गर्लफ्रेंड बनाने से मना किया है, लेकिन अगर गर्लफ्रेंड नहीं होगी तो? अरे तुम्हारी माँ सच में कभी कभी अजीब सोचती है। इस मामले में तो उन्होंने बड़ी गलती कर दी। मुझे उनसे इस बारे में बात करनी पड़ेगी। कोई कैसे बिना प्यार के रह सकता है? ऐसे तो इंसान परेशान रह जाएगा। नहीं नहीं, मैं उन्हें बस देखते ही रह गया। क्या यही प्यार में उलझी हुई औरतों की सोच होती है? ऐसा लग रहा था जैसे उनका दिमाग पूरी तरह उलझ गया हो, जैसे सोचने की ताकत ही गड़बड़ा गई हो। लेकिन थोड़ी देर की हंसी मजाक और छेड़छाड़ के बाद आंटी सिंह भी धीरे धीरे सहज होने लगी और फिर से वो पहले वाली आत्मविश्वासी आंटी बन गई। उन्होंने गहरी सांस ली। लेकिन आगे से ऐसा बिल्कुल नहीं चलेगा। वो बहुत गंदा है। अगर तुम्हें सच में ऐसे किसी चीज की जरूरत हो तो मुझे बताना, मैं तुम्हारे लिए कोई तरीका सोचूंगी। आंटी सिंह ने गहरी सांस ली। काफी देर तक सोचने के बाद आखिरकार शर्माते हुए उन्होंने यही समाधान बताया। मैं एक पल के लिए चौंक गया। इसका भी कोई उपाय निकाला जा सकता है? मुझे महसूस हुआ कि उनकी सोच अब धीरे धीरे बदल रही है। अरे क्या? अरे बस बात खत्म, अब और नहीं। वैसे भी अभी हमें एक खूबसूरत अमीर दोस्त से मिलने जाना है। वो भी काफी पैसे वाली है। उससे थोड़ा पैसा उधार मांगना है। तो बताओ, क्या मेरा फैंग मेरे साथ चलेगा? बस माहौल बनाने के लिए, सिर्फ माहौल बनाने के लिए? मैंने मुस्कुराकर पूछा। आंटी सिंह, अभी तो आप कह रही थी कि मुझे अपनी खूबसूरती बेचनी पड़ेगी और एक रात के लाखों मिलेंगे। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? आंटी सिंह ने तुरंत आंखें बड़ी कर ली। उनकी गोरी उंगलियां मेरी तरफ उठ गई। अगर तुमने मुझसे छुप कर ऐसा कुछ किया ना तो मैं सीधा तुम्हारी माँ को बता दूंगी। फिर वो खुद तुम्हारी खबर लेगी। ठीक है ठीक है, मैंने शरारती मुस्कान के साथ सिर हिलाया। अब समझ गया, मतलब आपसे छुपकर नहीं करना चाहिए। ये सुनते ही वो मेरे सामने आकर खड़ी हो गई। फिर उन्होंने हाई हील उतार कर एक तरफ फेंक दी और अपना पैर मेरे ऊपर रख दिया। फेंग, तुम्हारी हिम्मत बढ़ती जा रही है। अब अपनी आंटी से मजाक भी करने लगे? यकीन मानो, मैं तुम्हारी माँ को फोन कर दूंगी। कहूंगी कि उनका बेटा उनकी सबसे अच्छी दोस्त की इज्जत नहीं करता। मैंने उनके पैर की तरफ देखा जो मेरे सीने पर था। फिर गहरी सांस लेकर मैंने धीरे से दोनों हाथ ऊपर उठा दिए। हाथ उठाने का मतलब हार मानना नहीं है। मैं बस इतना कहना चाहता हूँ कि आंटी, आपको अभी थोड़ी और प्रैक्टिस की जरूरत है। मैं किसी से डरता नहीं हूँ। आधे घंटे बाद एक पिंक लग्जरी कार विला से निकली। वो सीधे एक शांत और शानदार हाई फाई रेस्टोरेंट की तरफ गई। वहाँ पहले से ही एक अमीर आंटी हमारा इंतजार कर रही थी। हम एक बेहद प्राइवेट और शांत कमरे में पहुंचे। वही मेरी मुलाकात उस अमीर महिला से हुई। वो बिल्कुल वैसी नहीं थी जैसा मैंने सोचा था। ना मोटी, ना ज्यादा मेकअप वाली और ना ही बदसूरत, बल्कि वो पतले शरीर वाली एक खूबसूरत अमीर महिला थी। उनका चेहरा हल्की रेडनेस से भरा हुआ था और वो बेहद अट्रैक्टिव लग रही थी। हालांकि उनकी लंबाई 5 फुट 3 इंच के आसपास थी और फिगर भी आंटी सिंह जितना कमाल का था। लेकिन उनमें एक अलग ही अट्रैक्शन थी। सबसे खास बात ये थी कि उनकी पर्सनैलिटी बहुत कमाल की थी, जिससे नजर हटाना मुश्किल हो रहा था। उनका चेहरा किसी मॉडल से अलग नहीं था। हालांकि उनका अंदाज आंटी सिंह से अलग था, लेकिन दोनों की खूबसूरती अपने अपने तरीके से कमाल की थी। उन्हें देखकर मेरा दिल तेज धड़कने लगा। लेकिन वो थोड़ी नशे में लग रही थी। उनके सामने कई खाली शराब की बोतलें थी और अब चेहरा भी हल्का लाल हो चुका था। शियाओ फेंग, मैं तुम्हें मिलवाती हूँ। इनका नाम है ली मैंगशी। इनके पास 10 से ज्यादा बिल्डिंगें हैं और ये किराया वसूलने का काम करती हैं। 10 से ज्यादा बिल्डिंग्स, सिर्फ फ्लैट नहीं, पूरी पूरी 7 मंजिला इमारत इनकी है। हरी यूनिवर्सिटी के पास भी इनकी कई बिल्डिंग्स हैं। मैंने हैरानी से आंखें झपकाई। इतनी सारी बिल्डिंग से किराया आता है? वाह, ये तो सच में बहुत अमीर महिला निकली। लगता है अमीर लोगों के दोस्त भी अमीर होते हैं। नमस्ते आंटी ली, मेरा नाम लियाओ चू फेंग है। आप मुझे खाली फेंग बुला सकती हैं। ली मैंगशी ने हाथ में वाइन ग्लास पकड़ा हुआ था। उनकी आंखें हल्की नशे में धुंधली लग रही थी। लेकिन जैसे ही अचानक उन्होंने मुझे पहली बार देखा, उनकी आंखें चमक उठी, मानो उन्हें कोई अनमोल खजाना मिल गया हो। वो तुरंत अपनी सीट से उठ खड़ी हुई। फिर हल्का लड़खड़ाते हुए मेरे चारों तरफ घूमने लगी। उनकी हल्की हाई हील्स की आवाज फर्श पर साफ सुनाई दे रही थी।
उनके हर कदम में अलग ही अंदाज था। वो चलते चलते मुझे ऊपर से नीचे तक देख रही थी, बार बार ध्यान से मुझे परख रही थी। उनकी आंखों में तारीफ साफ दिखाई दे रही थी, जैसे वो किसी खूबसूरत कला के नमूने को देख रही हो। शियांग फैन, तुम तो बड़े हैंडसम हो, वाह ये बॉडी, ये फिटनेस, कमाल है, ली मैंगशी ने मुस्कुराते हुए कहा। उनकी आंखों में साफ उत्साह था। फिर उन्होंने ग्लास नीचे रखा और आंटी शिंग का हाथ पकड़ लिया। वो थोड़ा शरारती अंदाज में बोली, अरे मेरी प्यारी शिंग, लगता है तुम्हारी जिंदगी आजकल काफी मजेदार चल रही है। ये लड़का तो सच में बहुत अट्रैक्टिव है। इतनी अच्छी फिटनेस देखकर लगता है जिम में काफी मेहनत करता होगा। तुम दोनों आजकल काफी समय साथ बिताते हो क्या, और तुम संभाल पा रही हो ना? जरूरत पड़े तो मैं भी मदद कर सकती हूँ। हो सकता है आंटी शिंग ने मन ही मन कभी ऐसा सोचा हो, लेकिन इतनी खुलकर बात सुनकर वो साफ शर्मिंदा हो। हालांकि वो अपने अमीर दोस्तों की आदतें अच्छी तरह जानती थी। जल्दी अमीर बनने के बाद उनके आसपास अक्सर ऐसे नौजवान लड़के घूमते रहते थे जो मेहनत किए बिना आराम की जिंदगी चाहते थे, और ऊपर से शराब का असर भी था। इसीलिए उनकी बातें अक्सर काफी खुली होती थी। लेकिन इसका मतलब ये नहीं था कि वो किसी को भी पसंद कर ले। उनकी पसंद बहुत हाई स्टैंडर्ड वाली है। अगर कोई साधारण या सिर्फ फायदा उठाने वाला लड़का मिलता तो वो लोग उसे तुरंत ताने मार देती थी, जैसे कि चेहरा भी खास नहीं और बड़े बड़े सपने। मेहनत से भागने वाले लोगों की कोई कीमत नहीं होती। ऐसी तीखी बातें वो बिना सोचे बोल देती थी, क्योंकि बहुत कम लोग उनकी नजरों में जगह बना पाते थे। आखिर आज के दौर में अच्छी शक्ल वाले और अट्रैक्टिव लोगों की अहमियत थोड़ी ज्यादा है। लेकिन इस समय इतने हाई स्टैंडर्ड वाली ली मैंगशी भी मुझे ऐसी नजरों से देख रही थी जैसे नजरें हट ही नहीं रही। यहाँ तक कि वो जैसे नॉर्मली रहती है वैसे वो अभी थी नहीं। ये चीज देखने के बाद आंटी शिंग के दिल में अचानक से एक अजीब सा गर्व पैदा हुआ। हैंडसम है ना, तुम्हें जलन तो नहीं हो रही ना? तुम्हें ये चाह कर भी नहीं मिलेगा। कैसी बातें कर रही हो, ये मेरी सबसे अच्छी दोस्त का बेटा है। लेकिन उनकी बात पूरी होने से पहले ही ली मैंगशी की आंखें फैल गई, जैसे उन्होंने मुझे एक नजरिए से देखना शुरू कर दिया हो। दोस्त का बेटा? सच में? तुम तो हमेशा इतनी शांत और सीधी लगती थी। मुझे लगा था तुम्हें ऐसी चीजों में कोई दिलचस्पी नहीं होगी, लेकिन तुम तो काफी अलग निकली। अब तो मुझे भी ऐसे दोस्त चाहिए। अरे शिंग, हम तो अच्छे दोस्त है ना। बोलते बोलते अचानक वो हल्का लड़खड़ाकर मेरी तरफ झुक गई। हैंडसम लड़के, मुझे थोड़ा चक्कर सा आ रहा है, क्या तुम मुझे वॉशरूम तक ले जा सकते हो? तुम भी ना। हम लोग आपस में मजाक कर ले तो अलग बात है, लेकिन वो अभी कॉलेज स्टूडेंट है, बस मेरे साथ रह रहा है और कुछ नहीं। हाँ, कॉलेज स्टूडेंट? ये सुनकर ली मैंगशी की आंखें और चमक उठी। कॉलेज का समय कितना शानदार होता है, मुझे भी अपने कॉलेज के दिन याद आ गए। आंटी शिंग ने जल्दी से उन्हें वापस बैठाया। अब बस भी करो, मेरा और फैंग का कोई ऐसा रिश्ता नहीं है जैसा तुम सोच रही हो। मैं सच में तुमसे जरूरी काम के लिए मिली हूँ। लेकिन ली मैंगशी ने वाइन ग्लास उठाया और सीधे आकर मेरे पास बैठ गई। वो आराम से मेरे कंधे से टिक गई और मुस्कुराते हुए बोली, कोई बात नहीं, अगर ऐसा कुछ नहीं है तो और भी अच्छा है। अब तो मुझे बिल्कुल भी अजीब महसूस नहीं होगा। पहले लगा था कहीं मैं तुम्हारी दोस्त से कुछ छीन ना लूं। मुझे लग रहा था कि ली मैंगशी पूरी तरह नशे में थी। इतनी खुलकर बात करना सच में हैरान करने वाला था। वो धीरे धीरे मेरी तरफ और करीब आने लगी और साथ ही अपना छोटा जैकेट भी उतारने लगी। लेकिन मानना पड़ेगा, वो अमीर महिला खुद का बहुत ख्याल रखती थी। उनसे हमेशा हल्की और अच्छी खुशबू आ रही थी। उनकी हर हरकत में एक अलग ही स्टाइल और अट्रैक्शन था, जिससे माहौल और भी खास लग रहा था। अरे हैंडसम लड़के, तुम्हारी बात समझ नहीं आती। इतनी खूबसूरत महिला के साथ रहते हो, फिर भी खुद को कंट्रोल कैसे कर लेते हो? कहीं सिर्फ दिखने में ही अच्छे तो नहीं? अगर ऐसा हुआ तो सच में अफसोस की बात होगी। क्या मैं सिर्फ दिखावे क्या हूँ? मैं हंस पड़ा। मन कर रहा था कि अभी इन्हें जवाब दे दूं, ताकि इन्हें पता चल जाए कि मैं मजाक नहीं हूँ। ली मैंगशी, तुम मेरे फैन को छेड़ रही हो। यकीन मानो, ज्यादा बोली तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। आंटी शिंग अभी सच में गुस्से में लग रही थी, जैसे अभी उठकर उनके पास चली जाएगी। ये देखकर ली मैंगशी ने जीभ बाहर निकाली, फिर खुद को संभालते हुए बोली, अरे अरे शांत हो जाओ, इतना गुस्सा किस बात का? मैं तो बस मजाक कर रही थी। तुम इतनी सीरियस क्यों हो रही हो? आओ ना, मुस्कुराओ जरा, मेरी प्यारी शिंग। इतना कहकर वो मजाक में उनके करीब झुक गई। मुझे तो लगा आंटी शिंग सच में उन्हें थप्पड़ मार देगी, लेकिन वो जानती थी कि ली मैंगशी बस शराब के नशे में मजाक कर रही थी। उनका दिल से कोई बुरा इरादा नहीं था। जब ली मैंगशी ने आंटी शिंग का बेबस चेहरा देखा तो वो ऐसे खुश हुई जैसे उन्हें कोई बड़ी जीत मिल गई हो। उन्होंने वाइन की बोतल उठाकर जीत का इशारा किया। देखा, अब कुछ बोल नहीं पा रही ना? पहले खुद कहती हो मेरा फैंग और कहती हो कि कुछ नहीं चल रहा। मुझे बेवकूफ बनाना आसान नहीं है, लेकिन मैं तुम्हें दोष नहीं देती। मैं तुम्हारी हालत समझ सकती हूँ। पति विदेश में है और सामने इतना हैंडसम लड़का हो तो कोई भी थोड़ा डगमगा जाए। ये तो बहुत नॉर्मल इमोशन है। चिंता मत करो, मैं किसी से कुछ नहीं कहूंगी। मेरा मुंह पूरी तरह बंद रहेगा। इतना कहकर ली मैंगशी ने अपनी लाल हाई हील उतार दी और आराम से सोफे पर पैर मोड़कर बैठ गई। फिर वो हल्की मुस्कान के साथ मेरी तरफ देखने लगी। तभी मैंने नोटिस किया कि उनकी बॉडी सच में बहुत कमाल की थी। हालांकि उनकी लंबाई सिर्फ 162 सेंटीमीटर थी, लेकिन उनकी टांगे लंबी और बेहद अट्रैक्टिव थी। उनकी स्किन बहुत गोरी और साफ थी। उनसे अलग ही अट्रैक्शन आ रहा था। वो धीरे से मेरे करीब आ गई, फिर अपनी पतली उंगली से मेरा चेहरा ऊपर उठाया। हल्के नशे में मुस्कुराते हुए बोली, बताओ ना हैंडसम लड़के, मेरी प्यारी शिंग कैसी है? क्या वो शरारती है? मैं उसे कई सालों से जानती हूँ, लेकिन पहली बार उसे किसी लड़के को साथ लाते देखा है। सच कहूँ तो पहले मुझे लगा था कि शिंग को प्यार में कोई दिलचस्पी नहीं है। ली मैंगशी, आंटी शिंग आखिरकार खुद को रोक नहीं पाई और कुछ ही पल में ये दोनों दोस्त आपस में ही झगड़ने लगी। इसी बीच मुझे गुरुजी की बात याद आ गई। वो कहते थे कि
उन्हें औरतों की लड़ाई देखने में बहुत मजा आता है। फिलहाल मैं उनकी बात को फील कर पा रहा था। थोड़ी देर की मस्ती के बाद ली मैंगशी तुरंत घुटनों पर बैठकर हार मानने लगी। अरे ठीक है मेरी प्यारी दोस्त, गलती हो गई, माफ कर दो, माफ कर दो। उसने अपने सर से पसीना पोंछा, फिर अचानक गंभीर होकर मेरी तरफ देखने लगी और सिंह ईशान से पूछा, तुम दोनों सच में साथ नहीं हो? सिंह हल्की सांस ले रही थी। मस्ती और भागदौड़ की वजह से उनके चेहरे पर पसीने की छोटी छोटी बूंद आ गई। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ली मैंगशी की आंखें तुरंत चमक उठी। अगर तुमने इस हैंडसम लड़के को अपना नहीं बनाया तो फिर मुझे मौका लेने से मत रोकना। वो मेरी तरफ मुड़ी और ध्यान से मुझे देखने लगी। हैंडसम लड़के, क्या आसान रास्ता अपनाना चाहोगे? क्या 20 साल की मेहनत बचाना चाहते हो? क्या जिंदगी की ऊंचाइयों पर पहुंचना चाहते हो? बताओ, आंटी की टांगे कैसी लग रही हैं? अरे मेरी स्टॉकिंग्स को क्या हो गया? सब इस प्यारी दोस्त की वजह से हुआ। उसने इन्हें फाड़ दिया, लेकिन मेरे बैग में एक नई जोड़ी रखी है। क्या ये हैंडसम लड़का मेरी मदद करेगा उन्हें बदलने में? आजकल के लड़कों को ऐसी स्टॉकिंग वाली टांगे बहुत पसंद आती हैं। आओ छूकर देखो, शर्माओ मत, थोड़ा खुलकर रहो। आंटी तुम्हें कुछ नहीं कहेगी। अगर ये पसंद नहीं तो आंटी के पास चमकदार वाली भी है। तुम्हें कौन सी स्टॉकिंग पसंद है? आंटी सब पहनकर दिखा सकती है। मैं दीवार से टिक गया और मजबूरी में दोनों हाथ ऊपर उठा दिए, मानो कि सरेंडर कर रहा हूँ। मैंने सिंह ईशान की तरफ देखा और कोशिश की कि मैं मासूम दिखूं। हालांकि दिल में एक अजीब उत्साह लगातार बढ़ रहा था। ये अमीर आंटी सच में बातों में बहुत खुली हुई है, लेकिन मैं ये भी अच्छी तरह जानता था कि अगर मैंने जरा भी गलत रिएक्शन दिया तो सिंह आंटी मुझसे बहुत निराश हो जाएगी। ले आंटी खूबसूरत जरूर थी, लेकिन सिंह आंटी मुझे ज्यादा पसंद थी। अपने बेहतर भविष्य के लिए मैंने खुद को रोक लिया। ये लिया आंटी बार बार ऑक्टोपस की तरफ मेरी तरफ बढ़ रही थी। तब सिंह आखिर गुस्से में बोली, अपने पैर नीचे करो, कहीं ये लड़का बेहोश ना हो जाए। बदबू? किसने कहा बदबू है? मैं अपना ध्यान बहुत रखती हूँ। देखो कितनी गोरी और मुलायम है। पता नहीं कितने लोग इनके दीवाने हैं। ली मैंगशी खुलकर हंस पड़ी और अपनी आधी स्टॉकिंग उतार दी, जिससे उनकी गोरी और चिकनी टांगे दिखने लगी। मैं तो कह रहा हूँ कि इन टांगों को देखकर कोई भी 3 कटोरी चावल खा ले। मेरी आंटी सिंह इनसे पूरी तरीके से परेशान हो चुकी थी। मैं समझ सकता था अब उन्हें लग रहा होगा कि मुझे यहाँ लाना गलती थी, जैसे किसी भेड़ को शेरों के बीच छोड़ दिया गया हो। इन अमीर आंटियों की दुनिया सच में खतरनाक थी। फिर भी ये नहीं चलेगा, जल्दी पैर नीचे रखो। सिंह ईशान ने बेबस होकर ली मैंगशी को ठीक से बैठाया और उनकी ऊपर उठी हुई स्कर्ट को नीचे किया, फिर थक कर पास बैठ गई। धीरे से बड़बड़ाई, ये शराब पीकर फिर पागल हो गई है। हैंडसम लड़के, आंटी के लिए एक ड्रिंक डाल दो। मैंने तुरंत बोतल उठाई और उसके ग्लास को भर दिया। उन्होंने ग्लास लिया, एक घूंट पिया, फिर हल्के से अपने होठ काटे और मुझे आंख मारी। हैंडसम लड़के के हाथ की ड्रिंक तो और लाजवाब है। अरे वाह, मैं मन ही मन सोचने लगा, सच में मैच्योर खूबसूरत औरतों की बात ही अलग होती है। उनकी हर मुस्कान और हर अदा बहुत अट्रैक्टिव होती है। ली मैंगशी टेबल पर झुक गई और उसके बाद सर टेढ़ा कर लिया। लग रहा था उन्हें हल्का नशा हो गया है। अब तो उनकी जुबान भी लड़खड़ाने लगी थी। बताओ ना मेरी प्यारी सिंह, आज अचानक मेरे पास किस काम से आई हो? पैसे उधार चाहिए क्या? ली मैंगशी की आंखें तुरंत बड़ी हो गई। मेरी प्यारी सिंह को भी पैसे की कमी हो सकती है। ठीक है, कितने चाहिए? बस रकम बताओ। ली मैंगशी पूरे आत्मविश्वास में थी। उन्होंने तो मोबाइल निकाल कर पैसे भेजने की तैयारी भी कर ली थी। सिंह ईशान थोड़ी हिचकिचाई। 100 मिलियन। कितना? पूरे 100 मिलियन। ये सुनते ही ली मैंगशी थोड़ा पीछे हट गई। उन्होंने जानबूझकर मेरा हाथ दबाया। तो फिर अपने छोटे बॉयफ्रेंड से मांग लो, उसके पास तो कई 100 मिलियन होंगे। सिंह ईशान ने तुरंत आंखें घुमाई, लेकिन मैंने देखा कि अब वो छोटा बॉयफ्रेंड कहलाने पर मना भी नहीं कर रही थी। शायद उन्हें आंटी ली को सुधारने की भी परवाह नहीं थी। वैसे गलतफहमी रहना भी ठीक ही था, वरना सामने बैठी ये भूखी शेरनी शायद मुझे अब निगल ही जाती। तो अभी तुम कितने पैसे दे सकती हो? मुझे तुरंत पैसों की जरूरत है। सिंह आंटी की आवाज में चिंता और बेबसी साफ थी। ली मैंगशी नशे में सिर हिला रही थी। उनकी आंखें धुंधली हो चुकी थी। अगर 100 मिलियन चाहिए थे तो पहले बताना था, तब शायद होते, लेकिन अभी मेरे पास इतने नहीं है। हाँ, लेकिन अगर कुछ मिलियंस की बात हो तो अभी ट्रांसफर कर सकती हूँ। इंसान का स्वभाव हमेशा बीच का रास्ता निकालने वाला होता है। सिंह ईशान भी ये बात अच्छी तरह समझती थी। हालांकि वो ऐसा नहीं करना चाहती थी, लेकिन उन्हें सच में पैसों की बहुत जरूरत थी। उन्होंने कहा, 10 मिलियन। क्या इतने मिल सकते हैं? मैं 3 साल में लौटा दूंगी, ब्याज तुम तय कर लेना। सिंह ईशान ने दांत बींचकर कहा। ली मैंगशी हैरानी से बोली, तुम आखिर करना क्या चाहती हो? घर में आराम की जिंदगी से बोर हो गई हो क्या? अब बाहर निकलकर कुछ नया करना चाहती हो? सिंह ईशान ने लंबी सांस ली और सिर हिला दिया, लेकिन कुछ नहीं बोली, क्योंकि अगर घर की बातें बता देती तो शायद एक पैसा भी उधार नहीं मिलता और अब उनके पास गिरवी रखने के लिए भी कुछ नहीं बचा था। ये देखकर ली मैंगशी ने ज्यादा सवाल नहीं किए। वो लगभग नशे में मेरे ऊपर गिर ही गई थी। मेरी प्यारी सिंह, मैं बहाना नहीं बना रही, लेकिन इन दिनों मेरे पास पैसों की तंगी है। मैं एक बड़ा प्रोजेक्ट संभाल रही हूँ। ये सुनते ही सिंह ईशान का दिल बैठ गया। तो तुम्हारे पास पैसे हैं भी या नहीं? सिर्फ 10 मिलियन चाहिए? इतना तो जरूर होगा। हाँ, होंगे तो सही, लेकिन मेरी प्यारी सिंह, अपने इस शांत से बॉयफ्रेंड को 2 दिन के लिए मुझे उधार दे दो ना। मुझे वो सच में बहुत पसंद है। उसकी बाहों में सोते हुए ऐसा लगता है कि मैं पापा की गोद में हूँ। बहुत सिक्योर महसूस करती हूँ। मुझे पहले कभी ऐसा एहसास नहीं हुआ। ये सुनकर मुझे महसूस हुआ कि मेरी बाहों में पड़ी वो पूरी तरह ढीली पड़ चुकी थी और सामने बैठी सिंह ईशान का चेहरा तुरंत ठंडा पड़ गया। अगर तुम ऐसी बातें करोगी मैंगशी, तो फिर हमारी दोस्ती भी खत्म हो जाएगी। मुझे पैसों की जरूरत है, लेकिन इतनी भी नहीं कि मैं अपने छोटे को कर्ज चुकाने के लिए बेच दूं। ली मैंगशी अभी भी मेरे सीने पर टिकी हुई थी। उन्होंने सिंह ईशान का गुस्सा वाला चेहरा देखा। पहले थोड़ा हैरान
हैरान हुई, फिर अचानक हंस पड़ी। अरे ठीक है, मैं मजाक कर रही थी। देखो तो कितनी घबरा गई हो, मैं बस मजाक कर रही थी। भला मैं सच में तुम्हारे छोटे बॉयफ्रेंड को कैसे ले जा सकती हूँ। लिमैंगशी सीधी होकर बैठ गई। अब उसकी आंखें थोड़ी साफ लग रही थी। मेरी प्यारी शिंग, हमारी इतने सालों की दोस्ती है, अगर तुम परेशानी में हो तो मैं कैसे मदद ना करूँ। ठीक है, 10 मिलियन ही सही, मैं वापस जाकर इंतजाम करती हूँ। 2 दिन में पैसे ट्रांसफर कर दूंगी। अगर तुम बताना नहीं चाहती तो मैं भी नहीं पूछूंगी कि पैसों की जरूरत क्यों है। बस आराम से संभालना, अगर कभी पूरी तरह मजबूर हो जाओ तो मेरे पास आ जाना। मेरे पास और कुछ ज्यादा नहीं, लेकिन घर बहुत है, तुम जहाँ चाहो वहाँ रह सकती हो। सिंह ईशान साफ तौर पर इमोशनल हो गई। उन्होंने हल्का सा सिर हिलाया, लेकिन ये फीलिंग 3 सेकंड भी नहीं टिकी, क्योंकि उनका चेहरा तुरंत जम सा गया। लिमैंगशी अचानक फिर से अपनी शरारती हरकतों पर उतर आई। वो मुस्कुराते हुए मेरी बाहों में इधर उधर सिमटने लगी। अच्छा, लेकिन पहले थोड़ा ब्याज तो ले लूं। अब इसके लिए मुझे डांटना मत। हैंडसम लड़के, क्या आंटी तुम्हें सुंदर लगती है? क्या आंटी की टांगे पतली हैं? शुगर देखना चाहोगे? तुम्हारी बॉडी सच में बहुत अच्छी है। मैंने बेबस होकर दोनों हाथ फैला दिए और सिंह ईशान की तरफ देखा, मानो कह रहा हूँ मैंने कुछ नहीं किया, मैं तो पूरी तरफ फंस गया हूँ, सब उनकी तरफ से हो रहा है। सिंह ईशान ने मेरी तरफ देखा। उनकी आंखों में हल्की शर्म और अपराध बोध था, यानी वो गिल्टी महसूस कर रही थी। मुझे लगा मैं उनका मतलब समझ गया हूँ। शायद वो सोच रही थी, फेंग आंटी को माफ कर देना, बाद में इसकी भरपाई कर दूंगी, अभी थोड़ा सह लो। आखिर लिमैंगशी ने इतनी बड़ी मदद जो की थी, इसलिए वो ज्यादा कुछ कह भी नहीं पा रही थी। लेकिन मैंने देखा कि सिंह आंटी मुंह फेर कर बैठ गई। उनके होठ थोड़े फूले हुए थे, जैसे अंदर ही अंदर थोड़ी जलन और बेचैनी महसूस हो रही हो। बस थोड़ा ही चिपको, तुम सच में बहुत शरारती हो। नहीं, इतना काफी नहीं है। इस हैंडसम लड़के की खुशबू बहुत अच्छी है। लिमैंगशी छोटे बच्चे की तरह खुशी से मुझसे लिपटी रही। मैं बस बेबस होकर मुस्कुराया। कुछ देर बाद हल्की खर्राटों की आवाज आने लगी। वो मेरे कंधे पर सिर रख के सो चुकी थी। उसके होठों पर अभी भी हल्की मुस्कान थी। अचानक उसने नींद में कुछ बड़बड़ाया, पापा मुझे आपकी बहुत याद आती है। मैंने उसे नीचे उतारने की कोशिश की, लेकिन उसने मेरी गर्दन पकड़ ली। पूरा शरीर कोआला की तरह मुझसे लिपट गया और कसकर मुझ पर टंग गई। उसकी गोरी और मुलायम टांगे मेरी कमर को कस के पकड़ी हुई थी। नहीं पापा, मुझे छोड़कर मत जाइए। ये देखकर मेरा सिर सुन्न हो गया। शिंग आंटी, ये तो बहुत अजीब हो रहा है, और ये फीलिंग, ये हालत, अगर शिंग आंटी यहाँ नहीं होती तो शायद मैं खुद को संभाल नहीं पाता। आह, ये बेवकूफ औरत भी ना। सिंह ईशान ने हल्की नाराजगी के साथ मुझे लिमैंगशी के बचपन और परिवार के बारे में बताया। उन्होंने कहा कि उसे बचपन से प्यार की कमी रही है और शराब पीने के बाद वो अक्सर खुद पर काबू खो देती है। डैडी या पापा जैसी बातें वो बस नशे की हालत में बोलती है। मुझे उन्हें सीरियसली नहीं लेना चाहिए। तुम उसे पकड़े रहो, हम उसे घर छोड़ाते हैं। यहाँ सुलाना ठीक नहीं होगा। सिंह ईशान ने बेबस होकर सिर हिलाया। उन्होंने जमीन पर पड़ी हुई हाई हील उठाई और कमरे से बाहर निकल गई। मैं भी अपनी बाहों में लिमैंगशी को उठाए पीछे चल पड़ा। शरीर मजबूत होने के बाद मैं एक हाथ से उसे आसानी से संभाल सकता था। उसके शरीर से हल्की और अच्छी खुशबू आ रही थी। इतनी शराब पीने के बाद भी उससे बदबू नहीं आ रही थी, बल्कि वो खुशबू तो मुझे अजीब तरह से अपनी ओर खींच रही थी। शिंग आंटी, क्या ली आंटी हमेशा इतना पागल रहती है? मैंने अचानक पूछ लिया। सिंह ईशान गाड़ी चलाते हुए बोली कि लिमैंगशी आमतौर पर ऐसी नहीं होती, वो सिर्फ कुछ खास हालत में या शराब पीने के बाद ऐसी हरकतें करती है। उन्होंने मुझे भी चेतावनी दी कि अगर उसे उल्टी आए तो ध्यान रखना मेरे ऊपर ना करे। मैंने नीचे देखा। लिमैंगशी चुपचाप सिर मेरे सीने पर छिपाई पड़ी थी। क्या वो सच में मुझे किसी बच्चे की तरह देख रही थी या कुछ और सोच रही थी? और फिर क्या वो सच में सो गई थी? मेरी उंगलियां हल्का सा हिली और मेरे चेहरे पर अजीब सा भाव आ गया। मैं समझ गया। शिंग आंटी, आप गाड़ी चलाइए। पूरे रास्ते लिमैंगशी चैन से सो पाई। वो पूरी तरह मुझसे चिपकी रही। गाड़ी के हिलने के साथ बार बार मेरे ऊपर सरकती रही। उनका छोटा और खूबसूरत शरीर मेरी बाहों में सिमटा हुआ था। उनकी स्किन बहुत मुलायम थी और छूने में बेहद सॉफ्ट लग रही थी, जिससे मेरा दिल और बेचैन हो रहा था। आधे घंटे बाद गाड़ी एक बहुत बड़े घर के सामने रुकी। फिर से एक विला। मैं खुद को सोचने से रोक नहीं पाया। सिंह आंटी, क्या आपके अमीर दोस्तों की दुनिया में सब लोग ऐसे बड़े बड़े घरों में ही रहते हैं क्या? अरे क्या तुम भूल गए फेंग कि मैंगशी क्या काम करती है? वो तो मकान मालिक आंटी है। सिंह ईशान आगे आगे चल रही थी और रास्ते में लिमैंगशी की शिकायतें करने लगी। उसके पास इतनी सारी प्रॉपर्टी है, लेकिन वो बस किराया वसूलने का काम करती है और उससे ही जिंदगी चलाती है। जब हम विला के अंदर गए तो मैंने देखा कि घर बहुत शानदार था, लेकिन अंदर अजीब सी खालीपन वाली शांति थी। पूरा घर किसी शोरूम जैसा लग रहा था। उसमें शिंग आंटी के घर जैसी गर्माहट बिल्कुल नहीं थी। सिंह ईशान ने मुझे बताया कि लिमैंगशी को अपने पुराने रिश्तों से बहुत डर लगता है, इसीलिए उसने कभी शादी ही नहीं की। हमने लिमैंगशी को धीरे से उसके बिस्तर पर लिटा दिया। अरे शराबी लड़की, अब हम चलते हैं, जरूरत पड़े तो मुझे फोन कर लेना। सिंह ईशान ने उसके मुलायम लाल गाल थपथपाए। मैंने आखिरी बार बिस्तर पर लेटी लिमैंगशी को देखा। फिर मैं और सिंह ईशान वहां से निकल गए। जब हमारी गाड़ी तेजी से दूर चली गई तब विला के बेडरूम में लेटी हुई लिमैंगशी पता नहीं कब जाग चुकी थी। वो खिड़की के पास खड़ी थी और दूर जाती गाड़ी को चुपचाप देख रही थी, जब तक वो आंखों से ओझल नहीं हो गई और पूरी तरह गायब नहीं होगी। तब जाकर वो जैसे होश में लौटी। उसके शरीर की सारी ताकत जैसे खत्म हो गई थी। उसने धीरे से पर्दे बंद किए और दीवार के सहारे टिक गई। फिर धीरे धीरे नीचे फिसलती चली गई और धीरे से जमीन पर बैठ गई और अपने गोरे घुटनों को कसकर
कर पकड़ लिया, मानो सिर्फ ऐसे ही उसे थोड़ा सा सुकून मिल सकता था। उसने अपना चेहरा भी घुटनों में छुपा लिया। ये क्यों, ऐसा क्यों हो रहा है? ली मैंगशी का चेहरा तप रहा था, मानो आग में जल रहा हो। उसके दिल में थोड़ी शर्म भी थी और खुद पर यकीन भी नहीं हो रहा था, क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले उस आदमी की बाहों में उसे पहली बार जिंदगी में असली सुकून महसूस हुआ था। इतना कि वो गहरी नींद में चली गई और उसने एक छोटा लेकिन अजीब सपना भी देखा। उस सपने में उसके पिता का धुंधला चेहरा धीरे धीरे बदलने लगा और उस अनजान आदमी का चेहरा बन गया। कमरे की शांत और हल्की अंधेरी हवा में धीमी सी सरसराहट सुनाई दी, फेंग। ली मैंगशी धीरे धीरे उसका नाम दोहराने लगी। फिर उसकी आंखें धीरे से बंद हो गई, उसकी लंबी घनी पलकें हल्के से कांपी, लाल होठ धीरे से खुले और उसके मुंह से धीमी सी फुसफुसाहट निकली, फेंग। कितना सुंदर नाम है। फेंग, तुम यहाँ कैसे मिल गए? अचानक एक जोश भरी और मीठी आवाज सुनाई दी। मैंने पीछे मुड़कर देखा और अनजाने में नीचे नजर चली गई। वाह, कितनी लंबी और खूबसूरत टांगे। दीदी, मुझे कुचल दो। मेरी नजर सामने खड़ी लंबी टांगों वाली लड़की पे टिक गई। अरे, ये तो बाओ मैडम है। मैं मुस्कुराते हुए बोला, बहुत दिनों बाद मुलाकात हुई। क्या संयोग है, मेरे सामने खड़ी ये खूबसूरत लड़की और कोई नहीं बल्कि मेरी ही कॉलेज की स्पोर्ट टीचर सू जिवान है। हम इन्हें बाओ मैडम कहते हैं। बाओ मैडम, ये सुनते ही सू जिवान पहले थोड़ी चौंकी, फिर खुद की तरफ देखा और तुरंत आंखें बड़ी कर ली। वो गुस्से में पैर पटकते हुए बोली, फेंग, फिर शरारत कर रहे हो? उनकी छोटी प्यारी नाक हल्के से सिकुड़ गई। चेहरे पर मुस्कान थी, लेकिन उनके नरम हाथ सीधे मेरे कंधों तक पहुंच गए और फिर जोर से चुटकी काट ली। उन्होंने ये इसलिए किया था ताकि मैं मजाक कम किया करूं। उन्हें लगा था कि मैं दर्द से चिल्लाऊंगा, लेकिन मेरी कमर को छूते ही वो खुद हैरान रह गई। इस लड़के की बॉडी तो सच में काफी अच्छी हो गई है। पहले ऐसा नहीं था, पहले इसकी कमर पे थोड़ा फैट हुआ करता था, लेकिन अब तो ऐसा लग रहा है जैसे उसकी कमर का सारा फैट गायब हो गया हो। बाओ की खूबसूरत आंखें घूमी और वो किसी जिज्ञासु बच्चे की तरह मुझे ऊपर से नीचे तक ध्यान से देखने लगी। तभी उन्हें एहसास हुआ कि सिर्फ कुछ दिनों में ही मेरे अंदर कितना बड़ा बदलाव आ गया था। चाहे मेरी पर्सनैलिटी हो या फिर फिजिक, सब पहले से कई बेहतर हो चुका था। मेरे शरीर की मसल भी अब साफ दिखाई दे रही थी। पूरा लुक बेहद हैंडसम और अट्रैक्टिव लग रहा था। मैंने जानबूझकर मासूम चेहरा बनाया और हल्की मुस्कान के साथ बोला, बाओ मैडम, मुझे पता है मैं हैंडसम हूँ, लेकिन आप मुझे ऐसे लगातार देखेंगी तो मुझे भी शर्म आने लगेगी। बाओ हंस पड़ी, उनकी आंखें मुस्कुराते हुए चांद जैसी हो गई। अरे वाह, बॉडी तो काफी अच्छी हो गई है। बताओ जरा, कौन सी दवा ली है? इतना कमाल का असर कैसे हो गया? बाओ काफी लंबी थी, वो मुझसे बस आधा सिर छोटी थी, और बात करूँ उसकी फिगर की तो वो बिल्कुल परफेक्ट थी। सबसे खास बात थी उनका स्वभाव। वो खुलकर बात करने वाली सीधी लड़की थी। उनका बेफिक्र अंदाज हर किसी को पसंद आ जाता था, और वो बस अभी अभी रिटायर हुई थी, इसलिए हमारी उम्र में ज्यादा फर्क नहीं था। ऊपर से वो मेरी स्पोर्ट टीचर भी थी, इसलिए हमारी दोस्ती काफी अच्छी थी। हम अक्सर एक दूसरे से मजाक करते थे। उस समय जब हम दोनों साथ खड़े थे तो सच में बहुत अच्छी जोड़ी लग रही थी। मैंने सीना चौड़ा कर लिया। क्या बोला आपने? दवा? नहीं मैडम, सब नेचुरल है। यकीन नहीं हो रहा तो छूकर देख लीजिए। ओहो, ऐसी बात है तो मैडम भी पीछे नहीं हटेगी। ये सुनते ही बाओ की आंखें चमक उठी। उन्होंने बिल्कुल भी शर्म नहीं करी। शरारती मुस्कान के साथ सीधे अपना हाथ मेरे सीने की तरफ बढ़ाया। वाह, कमाल है, सच में बढ़िया बॉडी बना ली है। शाबाश लड़के, ऐसे ही मेहनत करते रहो, फिर तुम दुनिया के सबसे हैंडसम लड़के बन जाओगे। और हाँ, अभी क्लास नहीं चल रही, इसीलिए मुझे मैडम कहने की जरूरत नहीं। बाओ ने मुस्कुराकर कहा, मुझे दीदी कह सकते हो, मैं तो बस तुमसे कुछ साल ही बड़ी हूँ। कोई बात नहीं, मुझे तो मैडम कहना ज्यादा मजेदार लगता है। ये सुनकर बाओ एक पल के लिए चुप हो गई। उनके गाल हल्के लाल हो गए और शर्माते हुए बोली, अरे तुम भी ना। अगर आपको बाओ मैडम पसंद नहीं है तो मैं बाओ दीदी भी कह सकता हूँ। दोनों नाम अच्छे लगते हैं क्योंकि इंसान खूबसूरत है। छोड़ो, तुम्हें जो कहना है कहो। बाओ ने सिर उठाया और अचानक सीरियस हो गई। ठीक है, बाकी बातें बाद में करेंगे। तुम अभी अकेले हो, खाली हो? क्या हुआ? अगर बाओ दीदी मुझे डेट पर ले जा रही है तो मेरे पास टाइम ही टाइम है। सुनने के बाद बाओ ऐसे खुश हो गई जैसे उन्हें कोई सहारा मिल गया हो। उन्होंने दोनों हाथों में मेरी बाहें पकड़ ली और एक्साइटमेंट से हिलाने लगी। बहुत बढ़िया, मैं तो किसी को ढूंढ रही थी। क्या कहते हो फेंग? तुम्हारी मैडम को अभी तुम्हारी मदद चाहिए, क्या तुम थोड़ी देर मदद करोगे? मेरे साथ घर बदलवाने चलोगे? ये सुनकर मैं थोड़ा हैरान हो गया और पूछा, घर बदलना है? क्यों बाओ दी, आप यहाँ रहती हैं? ये तो यूनिवर्सिटी से बहुत दूर है ना? बाओ के चेहरा तुरंत उतर गया। हाँ, बहुत दूर है, मैं परेशान हो चुकी हूँ। कॉलेज खुले सिर्फ 1 महीना हुआ है और मैं 7 बार लेट हो चुकी हूँ, समझ रहे हो? पूरे 7 बार। अब मुझसे और नहीं होगा। अगर ऐसे ही चलता रहा तो मैं अपनी आधी सैलरी कटवा लूंगी। मैंने कहा, तो फिर आप टीचर्स अपार्टमेंट में क्यों नहीं रहती? मैंने सिर खुजाते हुए पूछा। मैं देर से यूनिवर्सिटी आई थी, तब तक सारे अपार्टमेंट भर चुके थे। कॉलेज के अधिकारी कह रहे थे कि वो मेरे लिए कुछ इंतजाम करेंगे। तब तक मुझे कुछ महीनों के लिए बाहर किराए पे रहना होगा, लेकिन कौन जाने इसमें कितना समय लगेगा। बाओ बोलते हुए बहुत प्यार से आगे घुमाने लगी। उनके चेहरे पर साफ बेबसी दिख रही थी। तो फिर आप यूनिवर्सिटी के पास घर क्यों नहीं लेती? मुझे अचानक ली मैंगशी वाली अमीर आंटी याद आ गई। लगता है यूनिवर्सिटी के आसपास उनकी कई बिल्डिंग्स किराए पर थी। कई बिल्डिंग? बाओ ने मुझे घूरा, फिर दोनों हाथ फैलाकर बोली, भाई मेरे पास इतने पैसे नहीं है, मैं गरीब हूँ। तुम जानते हो यूनिवर्सिटी के घर के पास घरों का किराया कितना है? एक छोटे कमरे का किराया लगभग 5-6 हजार महीना है, लगभग मेरी पूरी सैलरी जितना। मैं तो इतना किराया नहीं दे सकती। ऐसे कैसे? आप तो यूनिवर्सिटी की स्पोर्ट्स टीचर हैं, क्या सच में पैसों की इतनी दिक्कत है आपको? बहुत ज्यादा। अरे बच्चे, तुम्हें लगता है स्पोर्ट टीचर बहुत अमीर होते हैं? बाओ मैडम ने लंबी सांस ली और चेहरा शिकायतों से भर गया। उन्होंने बताया कि वो अभी बस
ट्रेनी टीचर हैं, फिर पैसे कहाँ से आएंगे? मैं 1 साल काम करके भी यहाँ का एक बाथरूम तक नहीं खरीद सकती और इस शहर में मेरा कोई दोस्त भी नहीं है, वरना क्या मैं अकेले घर बदलती फिर? बहुत दुख है, सच में बहुत दुख है। वो तो मेरे सामने नाराज बीवी की तरह सर पकड़ के बैठ गई, फिर अचानक उनकी आंखों में चमक आई। उन्होंने तुरंत मेरा कंधा पकड़ लिया। तो बताओ, मैडम को अभी तुम्हारी बहुत बहुत जरूरत है, अभी सीधा बोलो, मदद करोगे या नहीं? मैंने नीचे देखकर मुस्कुराते हुए कहा, बिल्कुल करूंगा। बहुत बढ़िया फेंग, तुम काफी समझदार स्टूडेंट हो, मैं तुम्हें इजाजत देती हूँ कि इस सेमेस्टर की पीटी क्लास छोड़ सकते हो। वाओ मैडम ने मुझे शरारती अंदाज में आंख मारी। मैं हंसकर बोला, नहीं ऐसा नहीं हो सकता, अगर पीटी क्लास नहीं होगी तो फिर इतनी खूबसूरत मैडम को देख कैसे पाऊंगा? मैं तो आपको इतना मिस करूंगा कि खाना भी नहीं खा पाऊंगा। हाँ बहुत बढ़िया, सच में तुम मेरे सबसे पसंदीदा स्टूडेंट हो, एक तो इतने हैंडसम हो, ऊपर से इतनी बातें भी मीठी मीठी करते हो। बाओ खुशी से मुस्कुरा उठी। चलो फिर तुम्हें मैडम का कमरा दिखाती हूँ, पहली बार किसी को अपने घर ला रही है, लेकिन ध्यान रखना इधर उधर ज्यादा कुछ मत देखना, अगर कुछ देखकर दिल बहक गया तो उसकी जिम्मेदारी मेरी नहीं होगी। बाओ मैडम बेफिक्र अंदाज में मेरा हाथ पकड़कर आगे चल पड़ी। उन्हें हमारे टीचर स्टूडेंट के रिश्ते की बिल्कुल भी परवाह नहीं थी। हम दोनों रास्ते भर हंसते बोलते रहे और जल्दी ही उनकी रहने वाली जगह पर पहुंच गए। मैं ये जानता था कि बाओ मैडम आलीशान जगह पर नहीं रहती होगी, लेकिन मैंने ये नहीं सोचा था कि वो इतनी पुरानी बिल्डिंग में रहेगी। हाँ, ये जगह साफ सुथरी थी, लेकिन बिल्डिंग बिल्कुल पुराने जमाने की लग रही थी। कुछ दीवारें टूटी हुई थी और उन पर पीले काले दाग थे, कई कोनों में मकड़ी के जाले जमा थे। पूरे मोहल्ले में ज्यादातर बुजुर्ग लोग यहीं रहते थे। बुजुर्ग लोग यहाँ पर बाहर धूप भी सेक रहे थे। हर तरफ पुरानी और शांत सी फीलिंग थी। बाओ मैडम आप यहाँ रहती हैं? क्या हुआ, बड़े साहब को पसंद नहीं आया क्या? बाओ आगे आगे चलते हुए बोली। मैंने कहा ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन आप इतनी पुरानी जगह पे रहती होंगी मुझे पता नहीं था। ये बिल्डिंग काफी पुरानी लगती है, क्या करे यहाँ किराया सस्ता है, आखिर मेरी सैलरी सिर्फ 7,000 के आसपास है और इस बार मैं कई बार लेट हो चुकी हूँ। अब ये याद आते ही सर दर्द होने लगता है। बाओ ने नाराज होकर अपने होठ फुला लिए और हल्के से अपने सर पर मुक्का मारा। तो क्या इतने पैसों में काम चल जाता है? अपने खर्चों के लिए तो ठीक है, वैसे ही मुझे महंगी चीजें खरीदने का शौक नहीं है। बस एक दिक्कत है, ट्रेनिंग और एक्सरसाइज की वजह से मेरे शरीर में कुछ पुरानी चोटें रह गई हैं, उन्हें अक्सर अस्पताल जाना पड़ता था। ये बात मैं पहले से जानता था। ज्यादातर खिलाड़ियों के रिटायर होने के बाद उनके शरीर पर बहुत सारे दाग धब्बे रह जाते थे ट्रेनिंग की वजह से, और कई तरह की पुरानी चोटें भी होती थी। खासकर बाओ जैसी एथलीट के लिए उनके घुटनों पर बहुत ज्यादा दबाव पड़ता था और ऐसी चोटें आसानी से कभी ठीक नहीं होती। इनसे उबरने में बहुत समय लगता है। धीरे धीरे इलाज और आराम से ही सुधार आता है। बाओ मैडम अपनी बचत का ज्यादा पैसा इलाज में खर्च कर देती थी, इसीलिए उनकी जिंदगी अभी भी काफी तंगी में चल रही थी। मैंने उनसे कहा कि उनकी पर्सनैलिटी तो पूरी अमीर लड़की वाली लगती है, आखिर वो नेशनल लेवल एथलीट भी रह चुकी है और यूनिवर्सिटी टीचर भी। कार होना तो उनकी बेसिक पहचान होनी चाहिए। अरे भाई तुमने ड्रामे बहुत देख लिए हैं क्या, कौन सी अमीर लड़की और कौन सी कार? बाओ ने बेबस होकर माथा पकड़ा। अगर सच में ऐसा होता तो बाकी लोगों से माफी मांगनी पड़ती कि मैं ही पीछे रह गई। अभी तो बस मैं यही मनाती हूँ कि मैं बीमार ना पड़ूं, वरना सच में हालत खराब हो जाएगी। खैर चलो चलो जल्दी ऊपर चलते हैं, 5वीं मंजिल तक चढ़ना है। बाओ मैडम ने मेरा हाथ पकड़ लिया और मुझे सीढ़ियों की तरफ खींचने लगी। जैसे ही हम अंदर गए एक ठंडी हवा का झोंका आया। बाहर बहुत तेज धूप थी, लेकिन अंदर अजीब सी ठंडक और नमी थी। तभी मेरी नजर छोटे से कीड़े पे पड़ी। वो एक कॉकरोच था। बाओ मैडम यहाँ कॉकरोच है, मैंने अच्छे इरादे से कहा। बाओ मैडम के चेहरे पर कोई बदलाव नहीं आया, बस अपनी लंबी टांग उठाई और उसके ऊपर सीधा पैर रख दिया। बेचारा कॉकरोच भाग भी नहीं पाया और वहीं खत्म हो गया। मैं तो बस उन्हें देखता रह गया। बाओ की आंखें हल्की मुस्कान से मुड़ गई, फिर वो मुस्कुराते हुए बोली, कॉकरोच से क्या हुआ? कुछ नहीं, बस इतना कि मैडम की खूबसूरत पैरों के नीचे मरना था, शायद उसके लिए भी मजेदार रहा होगा। मेरी ये बात सुनने के बाद तो मैडम मुझे अजीब नजरों से देखने लगी। ये कैसी अजीब पसंद है तुम्हारी? इसे जेंटलमैन की पसंद कहते हैं। बाओ मेरी बात सुनकर हंसी रोक नहीं पाई, धीरे से बोली, पूरे पागल हो तुम। मैडम आप नहीं समझोगी, लेकिन आप बहुत बहादुर हो। आम लड़कियां तो कॉकरोच देखकर चिल्लाने लगती हैं। बाओ ने गर्व से सर उठाया। इसमें कौन सी बड़ी बात है, मैं उन नाजुक लड़कियों जैसी नहीं हूँ। कॉकरोच क्या चीज है, मैं तो कीड़े मकोड़े भी पकड़ लूं। अचानक उनकी आंखों में शरारत चमकी, चेहरे पर नटखट मुस्कान आ गई और वो शैतानी अंदाज में बोली, अच्छा फेंग, लगता है तुम थोड़ा निराश हो गए। क्या तुम्हें उम्मीद थी कि मैं डर कर उछल पड़ूंगी और सीधे तुम्हारी बाहों में आ जाऊंगी? उनकी होठों पर मुस्कान आई और वो हंसते हुए बोली, अगर तुम चाहो तो मैडम तुम्हारी ये इच्छा भी पूरी कर सकती है। चलो चलो एक बार फिर से एक्टिंग करते हैं, जैसे अचानक उनके अंदर कोई ड्रामा क्वीन आ गई हो। बाओ ने तुरंत मासूम चेहरा बना लिया, दोनों हाथ से आंखें ढक ली और पतली आवाज में चिल्लाई, आ कॉकरोच फेंग, मुझे बहुत डर लग रहा है, जल्दी आकर मैडम को बचाओ। और मैडम आपकी एक्टिंग थोड़ी ज्यादा नकली लग रही है। मेरे तो रोंगटे खड़े हो गए। तब बहुत बदतमीज हो तुम, किसे नकली बोल रहे हो? तुम्हें बिल्कुल रोमांस नहीं है, चलो जल्दी ऊपर चलते हैं। इतना कहकर वो सीढ़ियां चढ़ने लगी। उनकी चाल में जोश और चंचलता भरी हुई थी। मैं पहली बार उन्हें इतने करीब से देख रहा था, वो भी इस एंगल से, और सच में एक पल के लिए मैं हैरान रह गया। मानना पड़ेगा, जो लोग लंबे समय तक खेल कूद करते हैं उनमें एक अलग ही अट्रैक्शन होता है। वो शिंग आंटी जैसी नाजुक और शांत खूबसूरती नहीं थी, ना ही किसी शर्मीली
लड़की जैसी कोमल सुंदरता, बल्कि उसमें एक जंगली और आत्मविश्वासी आकर्षण था, एक खुली हुई बेहद सेक्सी और ताकतवर खूबसूरती। उनका फिगर कमाल का था और इतनी सुंदर शक्ल होने के बावजूद वो इतनी तंगी में जिंदगी जी रही थी। ये मेरे लिए सच में हैरानी की बात थी। अगर वो वीडियो बनाना शुरू कर दे या थोड़ा बहुत ग्लैमरस कंटेंट डाले तो आसानी से लाखों फॉलोवर पा सकती हैं। लेकिन यही बात उनके अच्छे स्वभाव को खास बनाती है। मैडम, आपकी ये चाल तो दिल की धड़कनें तेज कर रही है। मुझे लग रहा था कि मैं उनके बहुत करीब आ गया हूँ और मुझे उनकी बॉडी से हल्की खुशबू भी महसूस हो रही थी। बाओ ने मुझे पीछे मुड़कर देखा, ऊपर से नीचे तक घूरते हुए। उनके गाल भी हल्के लाल हो गए थे, लेकिन अगले ही पल वो फिर शरारती अंदाज में लौट आई और मुस्कान के साथ बोली, अरे हम तो अच्छे दोस्त हैं, थोड़ा फायदा उठा लो तो क्या हुआ। उनकी बात पूरी भी नहीं हुई थी कि अचानक उन्हें कुछ महसूस हुआ। बाओ की आंखें तुरंत बड़ी हो गई, उनके गोरे चेहरे पर रेडनेस फैल गई, जिससे वो और भी खूबसूरत लगने लगी। वो शर्म और हैरानी से बोली, अरे फेंग, तुमने सच में ऐसा कर दिया? मैंने कंधे उचकाए और मासूम चेहरा बनाकर बोला, बिल्कुल, मैं तो आज्ञाकारी हूँ। मैडम जो कहती है मान लेता हूँ। छी, कितने अजीब हो तुम। जैसा सोचा था वैसा ही हुआ। बाओ फिर मुझे घूरने लगी। मैं तुम्हें बता रही हूँ सिर्फ इसलिए कि तुम मेरे स्टूडेंट हो। अगर कोई और लड़का ऐसा करता, इतनी घटिया हरकत, तो मैं उसे सीधा लात मारकर भगा देती। मैंने अपनी नाक छूते हुए हंसी रोकी। सच में अजीब लग रहा था। किसी ने पहली बार मेरे लिए ऐसे शब्द इस्तेमाल किए थे। क्या तुम अपनी मैडम के बॉयफ्रेंड बनना चाहते हो? ये कहते हुए बाओ ने अपनी भौहें सिकोड़ ली और उंगली से अपनी ठुड्डी छूते हुए मुझे ध्यान से देखने लगी। चेहरा तो अच्छा है, बॉडी भी बढ़िया है और तुम्हारा स्वभाव मुझे पसंद है। तुम बिल्कुल मेरे टाइप के हो। अगर तुम मुझे पटाने की कोशिश करो तो शायद मैं सोच भी सकती हूँ। उन्होंने जानबूझकर बात लंबी खींची और चेहरे पर एक मिस्टीरियस मुस्कान आ गई। उनकी आंखें हल्की सी मुड़ी, जिनमें शरारत और उम्मीद दोनों थी। तो बताओ, क्या कहते हो? कोशिश करके देखोगे? वैसे मैडम के स्टैंडर्ड बहुत हाई हैं, लेकिन अगर बात तुम्हारी हो तो शायद मुझे पटाना इतना मुश्किल नहीं होगा। मेरी नजर हल्की सी बदली, लेकिन मैंने कंधे उचकाए, जैसे जानबूझकर दूरी बना रहा हूँ। मुझे तो कोई दिक्कत नहीं है, बस मैडम, टीचर और स्टूडेंट के बीच रिश्ता होना शायद थोड़ा सा अजीब लगेगा। बाओ मैडम, मैं आपको पाल लूंगा। अरे बस करो, बहुत हो गया, तुम सच में परेशान करते हो। बाओ मैडम ने झूठी नाराजगी से हाथ हिलाया, लेकिन उनके चेहरे पर हल्की लाली आ गई थी। किसने कहा मुझे तुम्हारे सहारे की जरूरत है? इतने भी खास मत बनो। मैं अभी उन्हें छेड़ने में मजा ले रहा था, क्योंकि मेरी जानकारी में बाओ ने आज तक कभी किसी को डेट नहीं किया था। ऐसा नहीं था कि उनमें कोई अट्रैक्शन की कमी थी, लेकिन बात ये थी कि उन्हें चाहने वालों की लाइन बहुत लंबी थी, लेकिन उनके स्टैंडर्ड बहुत हाई थे। उन्हें कोई पसंद ही नहीं आता था। इसी वजह से वो अब तक सिंगल थी और शायद मैं पहला लड़का था जिससे उनका रिश्ता इतना करीब था, क्योंकि हम दोनों खुलकर बात करते थे और दिखावा बिल्कुल नहीं करते थे। इसीलिए हमारी अच्छी बनती थी। बाओ को सबसे ज्यादा नफरत थी उन लोगों से जो ऊपर से शरीफ बनते हैं, खासकर यूनिवर्सिटी के कुछ टीचर्स से। ऊपर से बड़े सभ्य और शांत बनते थे, जैसे बहुत संस्कारी इंसान हो, लेकिन अंदर से बेहद घटिया थे। वो अक्सर अच्छे रिलेशनशिप बनाने के लिए कलीग्स के साथ बाओ को बाहर पिलाने के लिए बुलाते थे, लेकिन उनके दिमाग में क्या क्या गंदी गंदी बातें चलती थी, ये बात बाओ को बहुत अच्छे से पता थी। इसीलिए वो उन्हें कभी खास भाव नहीं देती थी। कॉलेज में भी वो हमेशा अकेले रहती थी और लोगों की नजर में थोड़ा अलग स्वभाव की लगती थी। हालांकि कोई सबूत नहीं था, लेकिन उन्हें खुद लगता था कि टीचर अपार्टमेंट ना मिलने की वजह भी यही थी, क्योंकि वो दूसरों के साथ घुलती मिलती नहीं थी। सच कहे तो इस अनजान शहर में मैं शायद उनका सबसे करीबी दोस्त था। बाओ ने सिर झटका और आगे सोचना छोड़ दिया, फिर नकली गुस्से में बोली, चलो जल्दी ऊपर आओ और सामान उठाओ, और हाँ, फिर से कोई अजीब हरकत मत करना। उन्होंने अपने छोटे छोटे दांत दिखाए और मुट्ठी लहराकर डराने लगी। सच में इतना हैंडसम लड़का होकर भी कैसी कैसी हरकतें करता है। हम दोनों सीढ़ियों में मजाक करते हुए ऊपर जा रहे थे, तभी दूसरी मंजिल का एक पुराना दरवाजा अचानक खुला और कुछ खतरनाक चेहरे वाले आदमी बाहर निकले। उन्होंने हमें देखकर अजीब नजरों से देखा और आपस में धीरे धीरे कुछ बात करने लगे। कुछ ही देर में हम आसानी से 5वीं मंजिल पर पहुंच गए। मेरी सांस बिल्कुल नहीं फूली थी, शरीर में पूरी ताकत थी। वहीं बाओ की सांसें बस थोड़ी तेज हुई थी, लेकिन वो भी ज्यादा थकी नहीं लग रही थी। लेकिन मैंने देखा कि उनके चेहरे पर पेन वाला इमोशन था, उनके घुटनों में हल्का दर्द उठ रहा था। वैसे बाओ मैडम, आप कहाँ शिफ्ट होने वाली है? लोहेवान। ये नाम सुनकर मैं थोड़ा चौंक गया। वहाँ का किराया भी काफी महंगा है ना, और वो यूनिवर्सिटी से अभी भी काफी दूर है। फिर वहाँ शिफ्ट होने का फायदा क्या है? लोहेवान से यूनिवर्सिटी की दूरी लगभग यहाँ जितनी ही थी, और वो इलाका भी गाँव और शहर के बीच जैसा था। ऐसा नहीं कि जगह बहुत खराब थी, लेकिन माहौल बस यहाँ से थोड़ा बेहतर था। रहने की हालत लगभग एक जैसी थी, इसलिए इतना सामान उठाकर शिफ्ट होने का कोई खास फायदा नहीं था। बाओ मैडम ने चाबी निकाली और पुराने ताले को खोलते हुए मेरे सवाल का जवाब देने लगी। उनके चेहरे पर अचानक घिन जैसा भाव आ गया। ये वो मजाक वाली नकली नाराजगी नहीं थी, बल्कि सच में उन्हें गुस्सा और घिन आ रही थी। परसों बारिश हो रही थी ना, मैं बारिश से बचने के लिए थोड़ी देर से वापस लौटी थी, तभी एक आदमी चुपके चुपके मेरा पीछा करने लगा और मुझसे बदतमीजी करने की कोशिश की। उसे पता भी नहीं मैं कौन हूँ। मैंने एक ही किक में उसकी हालत खराब कर दी, सीधा वहीं ढेर हो गया। उसे क्या लगा था मैं ट्रेनिंग नहीं करती? ये कहते हुए उन्होंने मुझे मुट्ठी दिखाई और हवा में जोर से कुछ किक मारकर दिखाई। उनकी मजबूत टांगे ताकत से भरी हुई लग रही थी। सच कहूँ तो उनमें अलग ही खूबसूरती थी। सच में वो काफी खतरनाक थी। अगर किसी आम इंसान को
ऐसी किक लग जाए तो वो तुरंत जमीन पर गिर जाए। लेकिन फिर भी मेरी आंखों में हल्की सी सीरियसनेस आ गई। अच्छा ऐसी बात हुई थी मैडम, आप लोहेवान मत जाइए, मैं एक दोस्त को जानता हूँ, वो यूनिवर्सिटी के पास आपके लिए घर का इंतजाम कर देगा। मेरी आवाज इस बार काफी सीरियस थी और उसमें भरोसा साफ फील हो रहा था। हालांकि शिंग आंटी पर थोड़ा लोन था, लेकिन किराए के लिए कुछ 1000 रुपए मैं आराम से दे सकता था और जरूरत पड़ी तो ली मैंगशी से बात कर लूंगा। उनका और शिंग आंटी का रिश्ता इतना अच्छा था कि अच्छा घर दिलवाना उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं थी, बस एक फोन की देरी थी। आज की इस वीडियो को हम यहीं तक रखते हैं गाइस। अगर तुम्हें इसका नेक्स्ट पार्ट चाहिए तो फटाफट से इस वीडियो को हाइप कर दो, इस वीडियो को लाइक कर दो और कमेंट बताओ कि तुम्हें अगला पार्ट चाहिए भी या नहीं। प्रॉमिस करता हूँ इसका दूसरा पार्ट जल्दी ले आऊंगा, तब तक के लिए तुम दूसरी वीडियोस भी देख सकते हो।